कुछ इस तरह से खींच कर आजकल हमें सांस लेनी पड़ रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर में दम घुटने लगता है, अचानक खांसी आने लगती है, गला खराब लगने लगता है। बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। वजह एक तो नहीं, लेकिन मेन वजह इस वक्त का पोल्यूशन है। हर साल सर्दियों में 3-4 महीने कुछ ऐसा ही हाल रहता है। गर्मियों में थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन पोल्यूशन साल भर है। दिक्कत यह है कि हम जानते हैं पोल्यूशन है, हम जानते हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर क्या सकते हैं? मास्क लगा लिया, घर से बाहर कम निकले, गाड़ी के अंदर ही रहे, कहीं आना जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल किया। ऐसी कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं। घर के अंदर हैं तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एयर प्यूरिफायर लगा लिया। पर बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी, जिनकी मजदूरी, जिनका काम ही यही है कि वो धूल मिट्टी धुएं में रहे। वो मजबूरी भी है उनकी। इस सब सिनेरियो को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, हम खुद अपनी मदद कैसे करें? इन सवालों के जवाब आप तमाम जगह सुनते होंगे। आजकल हर जगह इस विषय पर बात हो रही है। हर व्यक्ति यही बात डिस्कस कर रहा है। ऑफिस की चाय हो या घर में आप बैठे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी टॉपिक एयर पोल्यूशन ही है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक एक्सपर्ट से बात की जाए। जाना माना चेहरा डॉक्टर अरविंद कुमार। आप जाने माने चेस्ट सर्जन हैं। हमारे लंग्स को बहुत बारीकी से समझते हैं, स्थितियों को बहुत बारीकी से देखते हैं। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज एन एक्सपर्ट, वो हमें ये जरूर बता सकते हैं कि हम क्या करें जिससे कि हम अपनी और अपने बच्चों की सेहत, अपने बच्चों को इस एयर पोल्यूशन से बचा सके, कुछ हद तक हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आइए डॉक्टर अरविंद कुमार से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और अपने शो में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन सर। ब्रीदिंग इज बेसिक फॉर अस। सांस लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप होता है। लेकिन आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं, हमें सांस लेने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत कोशिशें करनी पड़ रही है। आप कितना अग्री करेंगे कि पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल, पोल्यूशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, और देर आर अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन? नेहा जी, इस समय दिल्ली वासियों को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, आप किसी के भी घर जाएं, मीटिंग हो, ऑफिसेज हों, इवन बसेस में, मेट्रोस में, मॉल्स में देखिए तो ये जो है, मैं खांस नहीं रहा था, मैं खांस करके दिखा रहा था कि इस तरह की जो साउंड है जिसको हम खांसी कहते हैं, लेकिन आज वो एक आम चीज बन गई है, आम साउंड बन गई है। हर तरफ किसी के घर में जाओ, बच्चे खांस रहे हैं, बड़े खांस रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं, ऑफिस में हर तरफ दिक्कत हो रही है। हर आदमी सोर थ्रोट, चोकिंग थ्रोट की कंप्लेंट कर रहा है, नाक में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस में ब्रीदिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। लोग अपना इनहेलर ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चीज है, जो अभी भी शायद उतनी सत्यता के साथ प्रेस में नहीं आया है, जो मेरे जैसे लोग देख रहे हैं, कि हमारे पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा नंबर में चेस्ट की प्रॉब्लम्स लेके अस्पतालों में आ रहे हैं। मेरे हम्म। ऑपरेटेड पेशेंट्स वापस आ रहे हैं। खांसी शुरू हो गई जी, 2-3 पेशेंट्स निमोनिया के साथ आ चुके हैं। 1-2 पेशेंट्स थे जो लंग ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे थे, मतलब वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज में है, वो डिटीरियरेट होकर के वापस आ रहे हैं। तो चारों तरफ अगर आप देखें तो चेस्ट की बीमारियों का बहुत भारी बोझ इस समय लोग कैरी कर रहे हैं। हम दिल्ली का देख रहे हैं, बट आई एम श्योर अगर हम जाएंगे तो यह बाहर के एरियाज में भी ये प्रॉब्लम ऐसी ही होगी। तो ये पूरा उत्तर भारत, और मैं इनफैक्ट उसके बियॉन्ड जाऊंगा। आई डोंट सब्सक्राइब टू द व्यू कि पॉल्यूशन एक दिल्ली की या उत्तर भारत मात्र की समस्या है। यह पैन इंडिया समस्या है। लेकिन हाँ, जो इंटेंसिटी इस समय दिल्ली और आसपास के एरियाज में है, उतनी शायद और जगह नहीं है। तो यह मैं ओनली एंड ओनली, नॉट मेनली, ओनली एंड ओनली, पोल्यूशन को
मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। जी। और एज अ मेडिकल पर्सन, एज अ डॉक्टर, आप अपने लंग्स का ख्याल कैसे रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब आप 300, 400, 500 AQI की हवा में दिन में 25,000 बार सांस ले रहे हैं, तो ये कहना कि मैं अपने फेफड़ों को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं, ये ऐसा ही होगा जैसे कोई सफेद सफारी सूट पहने हैं और किसी पॉन्ड में कूद रहा है और वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं चिंता ना करो, मैं तो सफेद का सफेद सूट लेके बाहर आ जाऊंगा। वो कुछ भी कर ले दुनिया का, अगर वो एक गंदे पॉन्ड में कूद रहा है तो उसका सफारी गंदा होगा ही होगा। उसी तरह से हम जब 25,000 बार सांस ले रहे हैं, दुनिया का कोई भी प्रोटेक्शन आप कर लीजिए, आपके लंग्स में ये कूड़ा, ये पॉइजन, ये जहर जा ही रहा है। तो मैं कहूं कि मैं अपने लंग्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं, जी नहीं। कोई तरीका ही नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि मैं सांस लेना बंद कर दूं, वो आपको 100% प्रोटेक्शन दे देगा। अदरवाइज अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप कोई भी मेजर कर लीजिए, वो थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज कर देगा। तो लोगों को यह है कि भाई अब जैसे बाहर मत निकलिए, तो क्या हम सब करोड़ों लोग पूरे उत्तर भारत के सब अपने को घर में बंद कर लेंगे? और फिर घर में बंद करने से क्या प्रॉब्लम्स हो? घर में हवा कोई इंपोर्टेड थोड़ी होती है, घर की हवा वही तो बाहर बात से है। ही आती है ना। आप बिल्कुल। दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, बाहर की हवा अंदर आ जाती है, अंदर की हवा बाहर चली जाती है। तो मे भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, आप एक बिजी क्रॉसिंग पे खड़े होंगे तो वहां शायद वो 20% आपके कमरे से ज्यादा होगा, 20 हम्म। में कमरे में आपका 20% कम होगा। तो बिल्कुल। एक छोटी सी, लोग बार बार मैं सुनता हूँ टीवी पे लोग कहते हैं स्टे इंडोर्स। So my question is that is indoor air cleaner than outdoor air? Maybe if you compare it with a road, with a very busy road or a busy crossing, it might हम्म। be a shade better. बट अगर आप एक एवरेज घर के बाहर की हवा, और बाहर आप अपने विंडो के बाहर अपना AQI मॉनिटर रख दीजिए और विंडो के अंदर रख दीजिए कमरे में, आई एम श्योर इट विल शो द सेम रीडिंग। यस, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा ऑलमोस्ट बहुत सेम ही रहता डिफरेंस है। तो नेहा दिखेगा। जी, कोई भी ऐसा फूल प्रूफ तरीका नहीं है। लोग घर में एयर प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत पैसा खर्च करके आप लगाएंगे। पहली बात तो आप अफोर्ड कर पाना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक कमरे में लगाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करेंगे और उस कमरे के अंदर आप जितनी देर हैं उतनी देर आपको प्रोटेक्शन मिला। लेकिन जैसे ही लेकिन आप कमरे से बाहर आए, जी, वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया। और एक झटका भी है, आप कमरे के अंदर रह रहे हैं, इंडोर्स रह रहे हैं और आप बहुत ही कम AQI पे हैं, अचानक आप बाहर निकलते हैं, अगर आप बिना मास्क निकल रहे हैं, बिना किसी प्रोटेक्शन तो निकल रहे हैं, तो तो एक तो जबरदस्त वैसे ही झटका है। ये झटका झटका लंग्स लगेगा, कैसे लेता एग्जैक्टली। है सर हमारा? बिकॉज़ ज्यादातर लोग आजकल यही कर खांसी रहे हैं। शुरू खांसी शुरू हो जाती है जैसे हुँ, ही हुँ। आप बाहर निकलते हैं। आपको एकदम से खांसी शुरू होती है, चोकिंग सेंसेशन होता है, लोगों को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, छाती में कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग, ब्रीदिंग हुँ। में डिफिकल्टी, ये सब होने लग जाता है। बहुत सारे लोग मैं इस समय देख रहा हूँ अपनी जेब में इनहेलर्स लेके बैठे हुए हैं और जी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, अरे सर हमें इससे आराम मिल जाता है। तो वो तो सही नहीं है। मतलब बिल्कुल। इनहेलर्स लेकर के पूरा देश क्या चलता रहेगा? हाँ, तो जब आप एकदम से बहुत हाई एयर पोल्यूशन वाली हवा को एक्सपोज होते हो, तो वो जो टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं, तुरंत एक एक इंस्टेंट खांसी का एक स्पैज्म सा आता है। हुँ। खांसी का एक पूरा जैसे बाउट सा शुरू हो जाता है, चोकिंग सेंसेशन होता है, चेस्ट में कंस्ट्रक्शन की फीलिंग हो सकती है, आपको ब्रेथलेसनेस की फीलिंग हो सकती है। ये सब होता है, फिर धीरे धीरे हुँ। धीरे धीरे बॉडी उसको आदी हो जाता है। तो हाँ, हाँ। अगर व्हाट आई वांट टू कन्वे क्लियरली टू योर ऑडियंस, कि अगर आपको इमीडिएटली खांसी नहीं आ रही है, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही है, चोकिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो कृपया आप ये मत खुश होइए कि भाई वो उसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ठीक हूं। हुँ, हम हुँ। सब, ईच वन ऑफ अस इज ब्रीदिंग 25,000 टाइम्स a day, and each one of us is taking these toxins inside, and a small part of these toxins is getting retained in your lungs, वो वहीं जम रहा है। हम सब में, चाहे खांसी आई या नहीं आई, खांसी आना ना आना हर एक की रिएक्टिविटी का है। कुछ के एयरवेज हाइपर रिएक्टिव होते हैं, अंदर गया तुरंत खांसी आई,
कुछ के एयरवेज थोड़े टॉलरेंट होते हैं, तुरंत खांसी के रूप में रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जो डिपोजिशन होता है उस डिपोजिशन का लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट 100% सबको आएगा। वो हर व्यक्ति जो इस समय यहाँ की हवा में सांस ले रहा है, वो अपने लंग्स को, न केवल लंग्स को, बाकी सारे ऑर्गन्स को भी थोड़ा या ज्यादा डैमेज अवश्य कर रहा है, और सूनर और लेटर ये डैमेज कहीं ना कहीं दिखेगा। बिल्कुल, जो बातें आप कह रहे हैं लोग डेफिनिटली रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जो भी ये माहौल है, इसमें मास्क कितने कारगर होते हैं? क्या मतलब मास्क पहनने से हमें फ़ायदा होता है? कितना फ़ायदा होता है? कौन-सा मास्क पहनना चाहिए? कितनी देर हम मास्क पहन सकते हैं? बहुत कन्फ्यूज़न है, लोगों को एक क्लैरिटी दे दीजिए मास्क को लेकर। देखिए, आप मास्क भी लोग कई तरह के पहनते हैं। कुछ लोग हुँ, जैसे अपनी चुन्नी होती है, तो मैंने कई लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि ऐसा करो, चुन्नी या कोई भी कपड़ा ले लो, उसके 3-4 गमछा ले लो, उसकी 3-4 लेयर बना करके उसको बांट बांट लो। तो उसमें जो पोर साइज होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी पार्टिकल को या गैस को रोक नहीं पाता, जो सबसे ज्यादा इवन इफ हमें इट इज़ इन चिंता। लेयर्स? इवन इफ इट इज़ इन हाँ, लेयर्स? इवन इफ इट इज इन लेयर्स, अगर आप बड़े पोर साइज वाली की 3 लेयर्स भी कर दोगे, तो वो PM2.5 को तो नहीं रोक पाएगा। ठीक बात है। जी। तो हमारा जो कपड़े का मास्क है या जो हमारा सर्जिकल मास्क है, वो कोई मोटा मोटा, देखिए कहीं धूल है, बड़े 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 पार्टिकल्स हैं धूल वूल के, तो नेचुरली उसको कुछ एक्सटेंट तक तो रोक लेगा। तो मैं कहूंगा कि आप कुछ ना लगाने से तो कुछ लगाना बेटर है। हुँ, और अगर कुछ के अंदर आपके पास चॉइस है, तो जो N95 है, वो सबसे ज्यादा आपको पार्टिकुलेट मैटर से प्रोटेक्शन देता है। वो जो PM2.5 है, उसको वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स को रोक लेता है, गैसेस उसमें से भी निकल जाती हैं। तो जो हुँ, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैसियस मटेरियल्स हैं, वो तो चले जाते हैं, बट PM2.5 और बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो अवश्य रुक जाते हैं, प्रोवाइडेड वो मास्क हमारे नाक पर और थोड़ी के अराउंड ठीक से फिटिंग हो, ताकि सारी हवा मास्क से ही पास हो रही है। मैंने 90% लोगों को देखा है, वो मास्क लगाते हैं, लेकिन उनका मास्क ऐसे मुंह के ऊपर लगा होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं, नाक जी, खुली होती है, मास्क यहाँ मुंह और थोड़ी के आगे लटका होता है। तो जी। जब वो सांस ले रहे हैं, तो वो मास्क से नहीं हो रही है, दिखाने को लगा हुँ, हुआ है, इट्स कॉस्मेटिक, उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आपकी सांस मास्क के थ्रू नहीं पास हो रही है, तो आप N95 नहीं, N100 कुछ भी लगा लीजिए, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शन केवल उतनी ही सांसों में मिलता है जितनी सांसें N95 के थ्रू पास होती हैं। आपने आधा घंटा लगाया और बाकी 23.5 घंटे आप इसी हवा में सांस ले रहे हो, तो उस आधे घंटे की जो चंद फ्यू हंड्रेड ब्रेथ्स थी, आपको प्रोटेक्शन उसमें ही मिला। हुँ, आधा घंटा लगाने से आपका प्रोटेक्शन 23.5 घंटे एक्सटेंड नहीं होता। हुँ, हुँ। तो यह एयर बिल्कुल। प्योरीफायर और मास्क दोनों की क्लियर चीज है कि वट एवर प्रोटेक्शन दे डू, इट इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन व्हेन यू आर इनसाइड अ रूम, इन केस ऑफ एयर प्योरीफायर, और हुँ, व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द N95 मास्क। द हुँ। प्रोटेक्शन स्टॉप्स द मोमेंट you step out of the room or you remove the mask. एक और चीज़, अभी हम एयर प्यूरीफायर्स की बात कर रहे हैं लगातार, आपने बोला अफोर्डेबिलिटी इज़ अ फैक्टर। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता एयर प्यूरीफायर और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई ऑप्शन है। तो कोई एक तरीका, मतलब हम कोई लो कॉस्ट या नो कॉस्ट तरीके से कोई इंडोर एयर क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं, जी, अफोर्ड जी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर? बिल्कुल। एक तो आप घर के अंदर, बहुत अच्छा नेहा जी आपने एक क्वेश्चन पूछा है, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपने अंदर के हाउस की क्वालिटीज को कुछ अपनी एक्टिविटीज से और ज्यादा हम उसमें अपने पार्टिकुलेट मैटर ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे घरों बिल्कुल। में अगरबत्ती जलती है, हाँ। धूप बत्ती जलती है, कपूर जलता है, या तेल का दिया जिसमें से वो काला हुँ, काला हुँ, धुआं निकलता है, ये हुँ, सारी चीजें भी इंडोर एयर पोल्यूशन को ऐड करती हैं।
सिमिलरली हमारे किचन में जो गैस जलती है, और अगर जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनके घर में गैस नहीं है, हम्म। जो हमारे रूरल हाउस होल्ड, शहरों में तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के बावजूद भी अभी भी ऐसे घर हैं जहां आज भी लकड़ी, उपले या कोयले को जला करके चूल्हा जलाया जाता है और खाना और सब कार्य उसी पर होता है। तो हम्म। उससे जो जबरदस्त धुआं निकलता है उसमें PM2.5 हजारों माइक्रोग्राम की मात्रा में होता है, और वो सारे घर वालों के लिए टॉक्सिक होता है। हम्म। तो अगर आपके ऐसा कुछ है तो या तो उसको चेंज कर लीजिए गैस में, बहुत आसान हम्म। है। और कुछ नहीं है तो कम से कम जहां पर भी वो चूल्हा लगा है उसके ठीक ऊपर कुछ ऐसा बड़ा सा जगह खोल दीजिए, या वहां एक हाई स्पीड एग्जॉस्ट लगा दीजिए जिससे वो धुआं तुरंत घर से बाहर निकल जाए और वहां ना बेसिकली रहे। सिमिलरली चिमनी का अल्टरनेटिव। जिन लोगों के यहाँ गैस है, वह ये, और ये गृहिणियां बहुत ध्यान से इसको सुने कि गैस ऑन करने से पहले आप अपनी चिमनी, अगर आपके पास चिमनी है और एग्जॉस्ट, और दोनों हैं तो प्रेफरेबली दोनों को ऑन कर लीजिए गैस ऑन करने से पहले। और गैस जब आप ऑफ कर दें उसके 10-15 मिनट बाद तक दोनों को ऑन रखिए, ताकि वो सारा का सारा गैस का धुआं जो इनविजिबल होता है, लेकिन होता है, और वो भी पोल्यूशन का एक कारण है, इंडोर एयर पोल्यूशन का, वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। तो किचन हम्म। को कंट्रोल करना, हमारे जो पूजा का एरिया है उसको कंट्रोल करना। थर्ड एरिया इंडोर में है कि घरों में कारपेट्स हैं लोगों के यहाँ, हम्म। ड्राइंग रूम में, बाकी जगहों पर मोटे मोटे कारपेट्स हैं, बहुत मोटे मोटे पर्दे कई जगह लोगों ने मखमल वगैरह के एक्सपेंसिव से लगाए हुए हैं, जिनको आप फ्रीक्वेंटली क्लीन या ड्राई क्लीन नहीं कर सकते। वो इतने भारी होते हैं कि उनको निकालना उतारना एक अच्छे खासा प्रक्रिया होती है, और वो लगे रहते हैं, और हमारे यहाँ जितनी डस्ट है उसमें डस्ट इकट्ठी होती है, और जब भी आप जरा सा पर्दे को खोलते बंद करते हैं वो सारी डस्ट निकलती है और वो आप हम्म। इनहेल करते हैं। घरों के अंदर लोगों ने बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बड़ी सारी चीजें, पूरी पूरी वॉल्स भरी पड़ी होती हैं, वो सब धूल का इकट्ठा होने का कारण है। तो अगर आप घर से कारपेट्स को हटाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्लोर की जो है वो वेट क्लीनिंग करें, या उसको जो ये वैक्यूम क्लीनिंग करें। झाड़ू लगाने से भी घर के अंदर खूब सारी धूल उड़ती है, वो भी हमारे सब लंग्स में ही जाती है। तो जी यह जी। इंडोर के ये छोटे 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 बिंदु हैं। दूसरा, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। मनी प्लांट है, मदर इन लॉज टंग है, एलोवेरा है, एरोकेरिया है, एरिका पाम है। ये 5 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बड़े पत्ते वाले प्लांट अगर आप लेके घर में जगह 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 रखें, बड़े बड़े साइज के होना चाहिए क्योंकि वो सरफेस एरिया चाहिए हमें। तो यह सारे प्लांट्स भी टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हमारी इंडोर हवा की क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। अपने घर के चारों तरफ कोई अगर जनरेटर या कोई इस तरह का चीज जिसमें से धुआं निकलता हो, ऐसा कोई सोर्स हो, तो उसको हटा दीजिए। कोई कच्चे पैचेस वगैरह अगर कहीं पर हैं आपके आसपास जहां से कोई गाड़ियां वगैरह निकलती हैं और कंटिन्यूअस बार बार वो एक धूल का गुबार सा वहां से उठता है, तो अगर संभव हो तो उस पे या तो पानी डाल दीजिए या उसको पक्का करा दीजिए। तो हम्म। धूल और धुएं का कोई भी सोर्स अगर आपको अपने घर के आसपास दिखे तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, स्मोकिंग अगर घर के अंदर बाई चांस कोई करता हो, इंक्लूडिंग ई स्मोकिंग, ई हम्म। सिगरेट, तो उसको बिल्कुल निहायत रूप बंद से कर। बंद कर दीजिए। ये सब इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने के छोटे छोटे मगर इफेक्टिव तरीके हैं। हमने अगरबत्ती और धूप बत्ती को लेके कई मीटिंग्स में दिखाया है। एक पॉडकास्ट में हम्म। मैंने मीटर रख के दिखाया था कि जैसे ही अगरबत्ती जलाई PM2.5 का लेवल एकदम से बढ़ने लग गया। तो अभी कम से कम इतने पोल्यूशन के टाइम में तो अगर हम भगवान जी को बिना अगरबत्ती धूप बत्ती दिया कपूर के भी पूजा करेंगे तो आई एम श्योर भगवान जी पूजा को बट एक्सेप्ट कर लेंगे मेडिकल ग्राउंड्स पे। बिल्कुल। बट मैं कह रही हूँ कि कुछ समय पहले की बात है कि हमारे जो भी एल्डर्स हैं वो हमें कहते थे कि घर में लोबान जलाने से, धूप जलाने से हवा शुद्ध होती है,
थोड़ा पायस इन्वायरमेंट होता है, तो आपको ये जलाना चाहिए, बट देखते ही देखते, नेहा हमारे ही जी, देखते देखते। ये खाली यही नहीं है। अगर आप हम्म, हमारे पौराणिक टाइम में जाएंगे तो हवन की भी प्रक्रिया थी, और जी, हवन उस समय शुद्धि के लिए किया जाता था। लेकिन बिल्कुल। अगर आप उस समय को ध्यान से देखें तो पहली बात तो उस जमाने में ये व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, तो हम्म, बाहर की हवा शुद्ध थी, एक बात। दूसरी, हवन वगैरह हमेशा घर के बाहर एक आंगन हुआ करता था, उस हम्म, आंगन में होता था, या कहीं यज्ञशाला होती थी, यज्ञशाला में होता था। आप बताइए, मेरे आपके कितने घरों में आजकल आंगन है? बेडरूम्स की तो बिल्कुल जगह भी नहीं नहीं है, है। आंगन किसके सही पास बात है। है? आप दो जी, कमरे का छोटा सा घर है आपका, और उसके बीच में अगर आपने हवन किया तो वो सारा का सारा धुआं आपके कमरों में ही भरेगा, और वो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो बिल्कुल। प्रोसेस है, हवन में लोबान यूज करना और बाकी सब जो जड़ी बूटियां यूज करती थी, उनकी इंपॉर्टेंस पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हम्म, लेकिन जिस हालात में वो पहले जलाए जाते थे, जब बाहर पोल्यूशन नहीं था, खुले में जलता था, और वो जाके हवा को, वातावरण को साफ करता था। आज जब बाहर की AQI 500 600 है, और छोटे छोटे घर हैं जिसमें लोग बंद हैं, इसमें अगर आप हवन करेंगे तो दोनों कंडीशन सिमिलर नहीं है। अगर पहले जैसे हालात मिल जाएं तो आई एम श्योर आज भी हवन से शुद्धिकरण होगा, लेकिन वो हालात नहीं है ना आज। तो हम्म। बदलते हालात के साथ फिर अप्रोच और मॉडिफिकेशन एटीट्यूड्स भी जरूरी है। बदलने बिल बदलने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए, जो बाहर AQI है 400 500, इसमें N95 मास्क लगाकर वॉक पर जाने की सलाह देंगे आप? N95 मास्क लगा करके तो आप नॉर्मल सिटिंग, और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं N95 को लगा के आपसे बात करूं तो आप 2 मिनट में देखेंगे कि मेरी हल्की सी सांस फूलने लगेगी। तो हम्म, N95 को लगाना अपने आप में आपकी सांस की प्रक्रिया में रेजिस्टेंस ऐड करना है। उसके बाद अगर आपने कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज की तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। प्लीज सभी दर्शक नोट कर लें कि N95 मास्क लगा के गलती से भी कभी आउटडोर या इंडोर कोई भी एक्सरसाइज ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि सबसे कम उम्र का पेशेंट आपने कौन सा देखा जिससे सांस की दिक्कत है? पीडियाट्रिशियन फ्रेंड्स से जैसे मैं बात करता हूं, तो वो तो कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न्स जो हैं, कुछ कुछ दिनों के, 2 4 दिन के बच्चे, 2 4 महीने के बच्चे, 2 4 साल के बच्चे, जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक, कोई उम्र, कोई सेक्स, कोई भी शहर, कोई भी जगह इससे बची हुई नहीं है। सब जगह, सब उम्र में इसका नुकसानदायक असर हो रहा है। जी, अगर मैं पेरेंट्स के लिहाज से बात करूं, बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ टीनेजर, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल थोड़ा आप समझाइए कि 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उनके लंग्स को पोल्यूशन कैसे डैमेज कर रहा है। वो लंग्स एक्चुअली कैसे दिखते होंगे? हम कहते हैं काले फेफड़े, काले दिखते हैं, लंग्स जो है वो काले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है और उनको कैसे बचाया जाए? या जी, उनको भी देखिए, बच्चे जो हैं वो, हमने जो कहा कि आपको कि हम 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेते हैं, वो एक एवरेज एडल्ट की फिगर है, क्योंकि एवरेज एडल्ट 14 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेता है। यही चीज अगर बच्चे आ जाएं तो उनकी ब्रीदिंग रेट 28 30 32, या बहुत ही छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें उससे भी ज्यादा होती है। तो चिल्ड्रन ब्रीद फास्टर देन एडल्ट्स डू, वो उनकी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो वो, और सरफेस एरिया के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो अमाउंट ऑफ एयर and therefore amount of toxins they inhale is far more than the amount of toxins which adults inhale। और खासकर से हम्म, जो सुबह का टाइम होता है जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसमें जो बच्चों की हाइट होती है, उसी लेवल पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तो वो सबसे ज्यादा बार सांस ले रहे हैं,
सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया में सांस ले रहे हैं। और जब वो स्कूल जाते हैं तो दौड़ते हैं, भागते हैं, और जब दौड़ते भागते हैं तो वो और ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, तो उनको और ज्यादा टॉक्सिन जाते हैं। तो बच्चों का एक्सपोजर एडल्ट से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप बच्चों को पकड़ के एक जगह बांध के नहीं रख सकते। वही बच्चे हैं, बात वो है। खेलेंगे ही खेलेंगे, और खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसमें जो स्टडीज अवेलेबल हैं, उन्होंने ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का एविडेंस है। एविडेंस है कि ब्रेन आईक्यू डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, लंग डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, और न्यूमोनिया से लेकर, अस्थमा से लेकर, चाइल्डहुड कैंसर से लेकर एलर्जिक प्रॉब्लम्स तक हर तरह की बीमारियां ज्यादा संख्या में होती हैं। मैंने अभी आपको मेंशन किया था, हमारा एनजीओ जो लंग केयर फाउंडेशन और डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर है, हमने 2019 में दिल्ली के करीब 5 स्कूल्स में 3,000 से ऊपर 11 से 14 वर्ष के बच्चों में रेस्पिरेटरी, छाती के सिम्टम्स और उनका लंग फंक्शन टेस्ट की स्टडी की थी ऑन साइट। और करीब करीब 29% बच्चों में अस्थमा के लक्षण मिले थे, और उनमें से 95% को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। अभी चंद हम्म। महीने पहले हमने 4,000 बच्चों में वैसी ही स्टडी उसी एज ग्रुप में 11 से 14 वर्ष में रिपीट की है, और अभी भी वो नंबर करीब करीब वैसा का वैसा ही है। यानी कि करीब करीब 1/3 बच्चे दिल्ली शहर में जो हैं, वो कहीं ना कहीं अस्थमा टेंडेंसी के शिकार हैं, और ज्यादातर को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो नेहा जी, सर से लेकर पैर तक हर अंग को सीरियस डैमेज हो रहा है, और इसका असर हमें काफी बाद में दिखता है। इसलिए लोगों में उतनी चेतना नहीं है जितनी कि कोविड के टाइम हो गई, क्योंकि कोविड ने अपना जो असर था वो 5, 7, 10 दिन के अंदर दिखा दिया, सैकड़ों हम्म। हजारों की संख्या में डेथ्स कर दी। एयर पोल्यूशन इज ए स्लो पॉइजन, जो टर्माइट की तरह, दीमक की तरह अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला करता है। लेकिन जब करता है उसमें समय लगता है, और वो किसी दूसरी डिजीज के रूप में प्रेजेंट करता है। अगर मुझे मान लीजिए लंग कैंसर हो जाए पोल्यूशन की वजह से, आज से 10 साल के बाद होगा, तो और मेरी अगर मृत्यु भी हो जाती है उससे, तो कॉज ऑफ डेथ लिखा जाएगा लंग कैंसर। तो पोल्यूशन तो कहीं आएगा नहीं ना वहां पिक्चर में। हम्म। तो हम्म। इसीलिए किसी की ब्रेन अटैक से डेथ हो रही है, किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, किसी की लंग कैंसर से, किसी की न्यूमोनिया से। कहीं ना कहीं उन सब में एयर पोल्यूशन एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है, उसका नाम नहीं सामने आ रहा है। इसीलिए मेरे जैसे डॉक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसके बारे में सचेत हैं, चिंतित हैं, और हर समय टीवी पे, पॉडकास्ट पे आकर के मेरी तरह बोलते रहते हैं। लेकिन आम पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस, उसकी गहराई और उसकी सीरियसनेस की अवेयरनेस नहीं है कि एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस विच इज फेसिंग आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, और ये हमारे स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा रही है। कैसे इसे फिक्स किया जाए सर? जैसे आप तो कह रहे हैं आप कुछ संस्था भी चलाते हैं, तो क्या आरडब्ल्यूएज हो, सरकार हो, नेहा या जी, अगर जो हम अथॉरिटीज हैं जी। पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने या दिल्ली ने या नॉर्थ इंडिया ने पहली बार एयर पोल्यूशन को फेस किया है। हमसे पहले यूरोप के देशों में, यूरोप के शहरों में, यूएसए के शहरों में, इवन चाइना के शहरों में ऐसा हमसे हो चुका पहले, है। हमसे ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, और हम्म। उन्होंने इसको फिक्स करके इससे आगे निकल गए हैं। और उसको फिक्स करने के लिए उसके जो सोर्सेज होते हैं उनको टैकल करना होता है। और अगर हम सोर्सेज देखें तो मूल रूप से दो सोर्सेज निकलते हैं, धुआं और धूल। वो कोई भी चीज जिससे धुआं निकल रहा है, चाहे वो व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रीज हो, क्रॉप बर्निंग हो, वेस्ट बर्निंग हो, तरह तरह की डोमेस्टिक बर्निंग हो, कुछ भी हो, जिस भी जगह से धुआं निकला,
और जिस भी जगह से धूल निकली, चाहे वो सड़क से उठे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट से उठे, धूल और धुआं, ये दो पार्टिकुलेट मैटर और टॉक्सिक गैसेस के सोर्सेज हैं। और हमें अपने चारों तरफ धूल और धुएं के जो सोर्सेज हैं उनको एट सोर्स फिक्स करना पड़ेगा। हम धूल और धुएं को एनवायरनमेंट में आने दें और एयर को 400 500 600 AQI पहुंचने दें और फिर कहें कि नहीं नहीं हम स्मॉग टॉवर लगा रहे हैं, हम वो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, ये नेहा जी कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं जो बात करने पे टीवी में अच्छे लगते हैं, बट ऑन ग्राउंड वो कोई मुश्किल है। चेंजेस नहीं लाते। और दुनिया जी। में किसी भी देश ने उस तरह से पोल्यूशन को सॉल्व नहीं किया। बीजिंग की बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है, जो यस। 2015 में उनकी स्थिति दिल्ली की आज की स्थिति से बदतर थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे धुएं के सोर्सेस क्या हैं, उनको तुरंत फिक्स किया। सोर्सेस को, हम्म। धूल के सोर्सेस क्या हैं, धूल के सोर्सेस को फिक्स किया और 5 साल के अंदर उन्होंने कायाकल्प करके दिखा दिया। अगर हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो हमें भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। हवा को गंदी होने दें और फिर उसको साफ करने का प्रयास करें। यह पद्धति विश्व के किसी भी देश में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है और हमारे यहाँ भी ये सफल नहीं होगी। जी। आखिर में आज की जो युवा पीढ़ी है उसके पास क्या सुपर पावर है जो वो इस लड़ाई को जीत सके? जो हम सॉल्यूशंस बता रहे हैं वो तो बाहर से होंगे, बट जो अभी हम लोग हैं वो फाइनली क्या करें? युवा पीढ़ी तो वो है जो कायाकल्प नहीं चमत्कार कर सकती है। तो मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि आप देश बदलने या सरकार क्या करेगी इन सब का ब्लेम गेम को छोड़ दीजिए। आप अपने घर से शुरुआत करिए कि मेरे घर में और मेरे घर के आसपास के 100 मीटर के रेडियस में धुआं और धूल मुझे कहाँ दिख रहा है। कहीं भी आपको धुआं दिखे कि ये धुएं का सोर्स है, या कहीं भी आपको धूल का सोर्स दिखाई दे, तो थोड़ा सा प्रयास करके उसको फिक्स कर दीजिए। अगर आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों करोड़ों युवा जो इसको सुनेंगे या सुन रहे होंगे, वो अपने घर से शुरुआत करके थोड़े थोड़े एरिया में धूल और धुएं की मात्रा कम करने लग जाएंगे, तो आप देखिएगा फौरन आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। हम सब बहुत चमत्कारिक किसी बड़े कोई एक मैजिक छड़ी मिल जाए और गिली 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 हम उसको ठीक कर दें, वैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। हर देश ने छोटे 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 मल्टीपल कदम लेकर के इसको फिक्स किया है और उसमें सिटीजन्स का जबरदस्त रोल रहा है। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी अपना समय पे, लेकिन हम सब जो 140 करोड़ लोग हैं, पहली बात तो हमें यह समझना है कि यह एक सीरियस स्वास्थ्य समस्या है और हमें इसको अपनी खुशी, अपना प्लेजर, अपना मनोरंजन, इन सब से ऊपर इसको रखना होगा। अगर खुशी को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जी। एटीट्यूडनल चेंज नेहा जी जब आ जाएगा, तब सॉल्यूशंस खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद, हमें अपना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार नेहा जी।